नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 3 मार्च 2026 की सुबह गुरुग्राम से मुरादाबाद की ओर बढ़ती कार के भीतर बैठा 25 वर्षीय हार्दिक खामोश था। बाहर हाईवे पर भागती गाड़ियां, खेतों के बीच से गुजरती सड़क और कभी कभी सुनाई देने वाले हॉर्न, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही थी। बगल की सीट पर उसकी जुड़वा बहन दीपशिखा बैठी थी, जो फोन पर किसी ऑफिस मेल का जवाब टाइप कर रही थी। भाई, होली के बाद वापस जल्दी निकलना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हार्दिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सामने सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। पुणे, एक चेहरा, अधूरी बातें और एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ याद बन चुका था। कार जैसे ही मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार की गलियों में दाखिल हुई, माहौल बदल गया। यहां हर घर के बाहर रंगों की खुशबू थी। बच्चे पहले से ही होली के उत्साह में थे। नीलिमा अपने किराए के मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने दोनों बच्चों को कार से उतरते देखा, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई। आ गए तुम दोनों, उसने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। ये एक ऐसा परिवार था जिसने संघर्षों के बीच खुद को संभाला था। नीलिमा, एक अकेली मां, जिसने अपने पति के साथ छोड़ देने के बाद जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। 21 साल पहले इंद्रजीत सिंह के चले जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। बदायूं से मुरादाबाद तक का सफर, छोटे मोटे काम, फिर एक प्राइवेट नौकरी और धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाना, यह सब कोई आसान कहानी नहीं थी। दीपशिखा BBA कर चुकी, गुरुग्राम की IT कंपनी विप्रो में असिस्टेंट मैनेजर। हार्दिक B.Tech करने के बाद गूगल में नौकरी, लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका था। घर के भीतर जैसे ही तीनों ने कदम रखा, वहां का सन्नाटा कुछ देर में हंसी ठिठोली में बदल गया। मम्मी, इस बार तो जमकर होली खेलेंगे, दीपशिखा ने कहा, और खाना भी स्पेशल बनेगा, हार्दिक ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। नीलिमा ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम लोग बस खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन यह खुशी कितनी नाजुक थी, यह शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। 4 मार्च 2026, होली का दिन। सुबह से ही घर में रंगों की धूम थी। गुलाल उड़ रहा था, पानी के गुब्बारे फूट रहे थे और हंसी की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। हार्दिक ने दीपशिखा के चेहरे पर रंग लगाया तो उसने भी बदले में उसे पूरी तरह रंगों से भिगो दिया। अब देख, बदला कैसे लेती हूं, वो हंसते हुए बोली। नीलिमा दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसे लगा था कि जिंदगी की सारी मुश्किलें अब पीछे छूट चुकी हैं। लेकिन उसी दिन रंगों के इस उत्सव के बीच एक ऐसा विषय छिड़ा जिसने आने वाले तूफान की नींव रख दी। दोपहर के वक्त जब तीनों खाना खा रहे थे, बातचीत अचानक एक नाम पर आकर रुक गई। पुणे की वह लड़की, हार्दिक की प्रेमिका। तुम्हें समझ नहीं आता, दीपशिखा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह दूसरे धर्म की है। हार्दिक की आवाज में चिढ़ साफ झलक रही थी। नीलिमा ने बीच में हस्तक्षेप किया, बात सिर्फ धर्म की नहीं है बेटा, बात समझदारी की है। समझदारी? हार्दिक हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। आप लोगों की वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दीपशिखा ने उसकी तरफ देखा। ब्रेकअप 7 महीने पहले हुआ था, अब भी तुम उसी में अटके हुए हो। हार्दिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अचानक उठकर कमरे से बाहर चला गया। नीलिमा ने गहरी सांस ली। ये लड़का बदल गया है, उसने धीरे से कहा। दीपशिखा ने सिर हिलाया। डिप्रेशन में है मम्मी, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक हो जाएगा शायद सिर्फ एक उम्मीद थी, हकीकत नहीं। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हार्दिक के भीतर कुछ टूट चुका था। वह देर रात तक जागता रहता, फोन पर पुराने चैट्स देखता, कभी अचानक गुस्से में आ जाता, कभी कभी वो अपने ही बनाए वीडियो देखता जहां वह आजादी की बात करता था।
परिवार के बंधनों को तोड़ने की बात करता था। इंसान को गुलामी नहीं, आजादी चाहिए। उसके शब्द अब सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं थे, वे उसके भीतर जहर की तरह फैल चुके थे। दीपशिखा उसे समझाने की कोशिश करती, भाई, जिंदगी एक लड़की पर खत्म नहीं होती। लेकिन हर बार ये बात उसे और भड़का देती। तुम क्या जानती हो? वह चिल्ला पड़ता। नीलिमा ये सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। लेकिन एक मां होने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका बेटा किस अंधेरे में उतर चुका है। घटना से एक दिन पहले 5 मार्च 2026 की शाम हार्दिक ने अपनी मम्मी को 3 वकीलों के फोन नंबर दिए। इन्हें संभाल कर रखो, आगे काम आएंगे, उसने कहा। नीलिमा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बस रख लो, जरूरत पड़ेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। नीलिमा ने ज्यादा सवाल नहीं किया। उसे लगा शायद वह अपनी प्रेमिका से शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसी रात हार्दिक अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने फोन खुला था। कुछ पुराने मैसेज, कुछ अधूरी बातें और एक ऐसा अतीत जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और एक खतरनाक फैसला आकार ले रहा था। वो अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो योजना बना चुका था। एक ऐसी योजना जो अगले 24 घंटे में इस परिवार की पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। 6 मार्च 2026 के दोपहर करीब 12 बजे घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। नीलिमा अपने ऑफिस में थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे, हार्दिक और दीपशिखा। दीपशिखा अपने कमरे में थी, शायद किसी काम में व्यस्त। और हार्दिक, वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम शांत थे, लेकिन इरादे तूफान से भी ज्यादा खतरनाक। उसके हाथ में एक चाकू था। दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई अनजानी आहट खुद को छिपाने की कोशिश कर रही हो। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी। खिड़की के पर्दे आधे खिंचे हुए थे और उस धुंधली रोशनी में दीपशिखा अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। एक सामान्य, शांत और पूरी तरह अनजान पल। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खड़ा उसका अपना भाई हार्दिक अब वही नहीं रहा जो कुछ दिन पहले तक उसके साथ हंसता बोलता था। दीपू, हार्दिक की आवाज आई, धीमी लेकिन असामान्य रूप से ठंडी। दीपशिखा ने बिना पीछे मुड़े कहा, हाँ बोलो, बस ये मेल भेज दूं, फिर बात करती हूं। यह शायद उस दिन का आखिरी सामान्य वाक्य था। कुछ सेकंड और फिर अचानक एक तेज वार। चाकू की धार ने हवा को चीरते हुए दीपशिखा के शरीर को भेद दिया। हार्दिक, उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराई, लेकिन उस चीख में ज्यादा हैरानी थी। दर्द बाद में आया। वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वो कुर्सी से गिरते हुए पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में सवाल था, डर था और एक अजीब सा विश्वास भी कि शायद ये सपना है या कोई गलतफहमी। लेकिन सामने खड़ा इंसान उसका भाई नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा सख्त और हाथ लगातार वार कर रहा था। तुम लोगों की वजह से। हर वार के साथ उसके शब्द और तेज होते जा रहे थे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दीपशिखा ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने हाथ आगे बढ़ाया, चाकू रोकने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक जैसे किसी जुनून में था। वो रुक नहीं रहा था। कमरे में अब सिर्फ चीखें थी और फिर धीरे धीरे वे भी कमजोर पड़ने लगी। दीपशिखा का शरीर फर्श पर गिर चुका था, लेकिन हार्दिक नहीं रुका। वो लगातार वार करता रहा, जैसे उसके अंदर जमा हर गुस्सा, हर नफरत, हर अधूरापन उसी पल बाहर निकल रहा हो। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो चुका था। कमरे में अब सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावना होता है। दीपशिखा का शरीर खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह आखिरी पल तक ये समझने की कोशिश कर रही हो कि उसका अपना भाई ऐसा कैसे कर सकता है। हार्दिक कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा, खून, बिखरे हुए सामान और वह शरीर। फिर अचानक जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया।
उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई जरूरी काम पूरा कर लिया हो। वो आगे बढ़ा, एक कंबल उठाया और बहुत व्यवस्थित तरीके से दीपशिखा के शव को उसमें लपेटने लगा। हर हरकत में ठंडापन था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसने शव को उठाकर पलंग पर रख दिया, जैसे कोई सो रहा हो। कमरे को जितना हो सकता था उसने व्यवस्थित किया। फिर वह बाहर आया, हाथ धोए और आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसके बाद जो उसने किया वो इस पूरी घटना को और भी भयावह बना देता है। वो सीधे अपनी कार में बैठा और मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित उस निजी बीमा कंपनी की ओर चल पड़ा, जहां उसकी मम्मी नीलिमा काम करती थी। रास्ते भर उसके चेहरे पर वही सामान्य भाव थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऑफिस के बाहर कार रुकते ही वो अंदर गया। नीलिमा अपने काम में व्यस्त थी। मम्मी, उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। नीलिमा ने सिर उठाया। अरे तुम? कुछ काम था। हार्दिक मुस्कराया। हम दोनों गुरुग्राम जा रहे हैं, सोचा आपको घर से विदा कर दूं। नीलिमा ने हैरानी से पूछा, अभी? अचानक? हाँ, और आपको एक सरप्राइज भी देना है, उसने सहजता से कहा। एक मां के लिए अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखना ही काफी होता है। नीलिमा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे लगा शायद दोनों भाई बहन ने कोई प्लान बनाया होगा। वो अपनी फाइलें समेटकर उसके साथ कार में बैठ गई। घर के बाहर पहुंचते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरवाजा खुला, नीलिमा अंदर गई और अगले ही पल उसकी दुनिया रुक गई। बेड पर एक कंबल पड़ा था और उसमें से खून रिस रहा था। उसने कंबल हटाया और सामने था दीपशिखा का निर्जीव शरीर। नहीं, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। ये किसने किया? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में अविश्वास था, लेकिन वह सवाल पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पीछे खड़ा हार्दिक अचानक हरकत में आया। उसने एक हाथ से नीलिमा का मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ में वही चाकू था जिससे उसने कुछ देर पहले अपनी बहन की हत्या की थी। नीलिमा की आंखें फैल गई। वो समझ चुकी थी ये सब उसी ने किया है, उसका अपना बेटा। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज दब चुकी थी। अगले ही पल चाकू का पहला वार। नीलिमा ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। चाकू की धार उसकी उंगलियों को चीरती चली गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हार्दिक, क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज दर्द से भरी थी, लेकिन हार्दिक अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने दूसरा वार किया, इस बार गर्दन की ओर। नीलिमा पीछे हटने की कोशिश करती रही, लेकिन हर वार उसे और कमजोर करता जा रहा था। कंधे पर एक और गहरा वार पड़ा। घर के भीतर अब चीखों की आवाज गूंज रही थी। बाहर पड़ोसियों ने यह शोर सुना। कुछ गड़बड़ है। एक दूसरे को देखते हुए लोग दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर नीलिमा आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाई, पकड़ो, इसे पकड़ो, इसने मेरी बेटी को मार दिया, मुझे भी मार रहा है। ये सुनते ही लोग तेजी से अंदर घुसने लगे और ठीक उसी पल हार्दिक ने दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब घबराहट थी। वह समझ गया अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने चाकू हवा में लहराया, पास मत आना। कुछ सेकंड के लिए लोग रुक गए और उसी का फायदा उठाकर हार्दिक तेजी से बाहर भागा, सीधे अपनी कार में बैठा और वहां से फरार हो गया। दरवाजे के बाहर जमा भीड़ के भीतर बेचैनी और डर का अजीब मिश्रण था। कुछ लोग अंदर जाने की हिम्मत जुटा रहे थे, तो कुछ वहीं खड़े होकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, आखिर हुआ क्या है? घर के भीतर का दृश्य किसी भी सामान्य इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। फर्श पर खून फैला हुआ था, दीवारों पर छींटे थे और बीच में घायल हालत में पड़ी नीलिमा किसी तरह होश में रहने की कोशिश कर रही थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, किसी ने घबराकर कहा। एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। थाना मझोला। यह बहुत बड़ी वारदात हो गई है। नीलिमा की सांसें टूट टूट कर चल रही थी। उसकी उंगलियां बुरी तरह कट चुकी थी। गर्दन और कंधे से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी एक ही बात दोहरा रहे थे, मेरी बेटी दीपशिखा।
कुछ लोग तुरंत कमरे की ओर भागे जहां कंबल में लिपटा दीपशिखा का शरीर पड़ा था। जैसे ही कंबल हटाया गया, वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई। हे भगवान! किसी ने तुरंत मुंह फेर लिया। कमरे में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शब्द से ज्यादा भारी होती है। कुछ ही मिनटों में थाना मझोला पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसएचओ रविंद्र कुमार अपनी टीम के साथ घर के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने एक नजर पूरे दृश्य पर डाली और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। पहले घायलों को अस्पताल भेजो, उन्होंने आदेश दिया। नीलिमा और दीपशिखा दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दीपशिखा को मृत घोषित कर दिया। नीलिमा को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। हाथ, गर्दन, कंधा, हर जगह चाकू के निशान थे। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने में जुट गई। उधर पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कमरे के भीतर हर चीज को ध्यान से देखा जाने लगा। खून के धब्बे, चाकू के निशान, बिखरे हुए सामान, ये सब एक ही कहानी बता रहे थे। यह हमला बेहद बेरहमी से किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। हर एंगल से इस कमरे को कैद किया गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां एक भाई ने अपनी बहन को 80 से ज्यादा वार कर मौत के घाट उतार दिया था। जिला अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण था। घटना की खबर पूरे मुरादाबाद में फैल चुकी थी। कुछ ही देर में मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी कुमार रणविजय सिंह और सीओ कुलदीप गुप्ता अस्पताल पहुंच गए। नीलिमा अभी भी होश में थी। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसने पुलिस को पूरी घटना बताने की कोशिश की। उसने मेरे सामने मेरी बेटी को, उसकी आवाज टूट रही थी। एसपी कुमार रणविजय सिंह ने धीरे से कहा, आप हिम्मत रखिए, हम उसे पकड़ लेंगे। नीलिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक और भावना भी थी, धोखा। एक मां के लिए इससे बड़ा सदमा शायद कोई नहीं हो सकता कि उसका अपना बेटा ही उसकी बेटी का कातिल निकले और उसे भी मारने की कोशिश करे। उधर पोस्टमार्टम हाउस में दीपशिखा का शव पहुंच चुका था। डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर मनोज यादव और डॉक्टर दुर्गेश्वर ने पोस्टमार्टम शुरू किया। जो रिपोर्ट सामने आई, उसने इस वारदात की क्रूरता को और भी भयावह बना दिया। दीपशिखा के शरीर पर 80 घाव थे, सिर से लेकर पैर तक, हर जगह चाकू के निशान। सबसे घातक वार उसकी गर्दन पर किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक जुनून में किया गया हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें इंसान अपने होश खो देता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, हार्दिक कहां है? वो फरार था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। एसएसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत 4 पुलिस टीमें गठित की। टीम में थाना मझोला के एसएचओ रविंद्र कुमार, एसआई तेजपाल, शिवम, हेड कांस्टेबल रविंद्र, प्रमोद शर्मा, बेअंत सिंह और दिनेश कुमार को शामिल किया गया। हर टीम को अलग अलग दिशा में भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। टोल प्लाजा, हाईवे, बस स्टैंड, हर जगह नजर रखी जा रही थी। इसी बीच हार्दिक अपनी कार में तेजी से मुरादाबाद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ अब भी खून से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट कम और एक अजीब सा खालीपन ज्यादा था। वो लगातार सोच रहा था, अब क्या? उसने जो किया था उससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो भाग रहा था, जैसे शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए। 7 मार्च 2026 की सुबह मुरादाबाद का 0 पॉइंट। पुलिस को एक सूचना मिली, एक संदिग्ध कार यहां देखी गई है। टीम तुरंत वहां पहुंची। कुछ ही देर में उन्होंने उस कार को देख लिया। हार्दिक उसी में बैठा था। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब न तो गुस्सा था, न डर, बस एक अजीब सी खामोशी थी। थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू हुई। क्यों किया तुमने ये सब? पहले तो वह चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। मैंने सोचा था, बहन को मारने के बाद मैं जेल चला जाऊंगा।
कमरे में बैठे सभी लोग उसे घूर रहे थे, तो मम्मी अकेली रह जाती, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका मतलब सब समझ चुके थे। एसपी कुमार रणविजय सिंह ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? अपनी बहन की हत्या और अपनी मां को मारने की कोशिश। हार्दिक ने नजरें झुका ली। कमरे में मौजूद हर पुलिसकर्मी उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही, जैसे वो अपने भीतर छिपी परतों को एक एक कर खोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी टूटन थी। पुणे में मिली थी। शुरू में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे सब बदल गया। एसपी कुमार रणविजय सिंह ने बीच में पूछा, क्या बदल गया? हार्दिक ने गहरी सांस ली। घर वालों का दबाव, दीप शिखा का दखल, मम्मी की बातें, सब कुछ। वो रुक गया, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा वे मुझे उससे दूर करना चाहते हैं। उसकी आंखों में अब हल्की नमी थी, लेकिन वो आंसुओं को रोक रहा था। 7 महीने पहले ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। कमरे में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस मानसिक स्थिति की झलक थी जिसमें एक पढ़ा लिखा युवक धीरे धीरे खुद को खोता चला गया। तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? एक पुलिसकर्मी ने पूछा। हार्दिक ने सिर उठाया। उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए। जो कमाता था वही खर्च करता था, और जब ब्रेकअप हुआ सब खत्म हो गया। उसके इस छोटे से जवाब में बहुत कुछ छिपा था। नौकरी का नुकसान, रिश्ते का टूटना, आत्मसम्मान का गिरना, और सबसे बढ़कर एक गहरा खालीपन। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि हार्दिक पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में था। वो अक्सर अकेला रहता, देर रात तक जागता और सोशल मीडिया पर अजीब अजीब बातें पोस्ट करता था। उसके वीडियो, जिनमें वो आजादी की बात करता था, अब सिर्फ विचार नहीं रह गए थे, वे धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बन चुके थे। परिवार बंधन है, इंसान को अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए, उसने एक वीडियो में कहा था। लेकिन यह आजादी कब एक खतरनाक जुनून में बदल गई, उसे खुद भी शायद पता नहीं चला। हत्या का प्लान कब बनाया? एसएचओ रविंद्र कुमार ने सीधे सवाल किया। हार्दिक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, कुछ दिन पहले। कैसे? पहले मैं गोली मारना चाहता था। कमरे में बैठे पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने बदायूं में अपने कुछ जानकारों से तमंचा लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बात कही, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। फिर मैंने चाकू ले लिया। उसके शब्दों में अब भी वही ठंडापन था। पूछताछ के दौरान एक और अहम बात सामने आई। हार्दिक लगातार अपनी मां नीलिमा से पैसे मांगता था। सितंबर 2025 में बदायूं की एक दुकान बिकने के बाद नीलिमा के हिस्से में 25 से 30 लाख रुपए आए थे। वो पैसे उसने सुरक्षित रखे थे, भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, एक स्थायी घर खरीदने के लिए। लेकिन हार्दिक उन पैसों पर नजर गड़ाए बैठा था। मुझे पैसे चाहिए थे, उसने स्वीकार किया। क्यों? अपने काम के लिए। और वो रुक गया। और बस चाहिए थे। ये जवाब अधूरा था, लेकिन बहुत कुछ कह गया। नीलिमा ने कई बार उसे समझाया था, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, नौकरी करो, अपने पैरों पर खड़े रहो। लेकिन हार्दिक के लिए यह सलाह नहीं, दबाव बन चुकी थी। दीप शिखा हमेशा अपनी मां का साथ देती थी। यही बात हार्दिक को सबसे ज्यादा चुभती थी। वो हमेशा मम्मी की तरफ रहती थी। उसने कहा, मुझे गलत साबित करती थी। धीरे धीरे ये चिढ़ नफरत में बदल गई, और नफरत हिंसा में। पूछताछ के दौरान यह भी साफ हुआ कि 5 मार्च को जब उसने अपनी मां को वकीलों के नंबर दिए थे, तो वो किसी शादी की तैयारी नहीं कर रहा था। वो पहले से जानता था कि जो वो करने जा रहा है, उसके बाद उसे कानूनी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये एक सोची समझी योजना थी, एक ऐसा अपराध जिसे उसने पूरी तरह से दिमाग में तैयार किया था। 6 मार्च की सुबह
उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। मम्मी ऑफिस जाएंगी, घर में सिर्फ वह और दीपशिखा होंगे। और फिर जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका था। पूछताछ खत्म होते होते पुलिस के सामने पूरा घटनाक्रम साफ हो चुका था। यह सिर्फ एक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। ये एक ऐसा मामला था जिसमें मानसिक तनाव, असफल प्रेम, आर्थिक लालच और पारिवारिक टकराव सब कुछ एक साथ जुड़ गया था। उधर अस्पताल में नीलिमा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके घाव गहरे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा उसका दर्द था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, दीपशिखा का खून से सना चेहरा और उसके पीछे खड़ा हार्दिक। एक मां के लिए यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है कि उसका अपना बेटा अब एक हत्यारा बन चुका है। 9 मार्च 2026 नीलिमा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वह जिस घर में लौटी वो अब घर नहीं रहा था। वो एक याद बन चुका था, एक दर्दनाक याद। दीपशिखा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका अंतिम संस्कार 7 मार्च को ही कर दिया गया था। उसके मामा ने उसे मुखाग्नि दी थी। नीलिमा अपनी बेटी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। थाने में पूछताछ पूरी होने के बाद हार्दिक को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट परिसर के बाहर हलचल थी, लेकिन उस भीड़ में एक अजीब सी दूरी भी थी, जैसे लोग पास आकर भी इस मामले से खुद को दूर रखना चाहते हों। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। उसमें बैठा हार्दिक अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरे पर वही खामोशी थी, लेकिन अब उसमें थकान भी जुड़ गई थी, जैसे कुछ ही दिनों में उसने एक पूरी जिंदगी जी ली हो। हथकड़ियों की हल्की आवाज गूंजती रही जब उसे गाड़ी से उतारकर कोर्ट रूम की ओर ले जाया गया। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसे देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर हैरानी। इतना पढ़ा लिखा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, किसी ने धीरे से कहा। लेकिन इस सवाल का जवाब अब सिर्फ कानून के पास था, या शायद उस मनोविज्ञान के पास जिसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कोर्ट में पेशी के दौरान हार्दिक ने सिर झुकाए रखा। जज के सामने खड़ा वह युवक जो कभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था, जिसके पास उज्जवल भविष्य था, अब एक हत्या के आरोपी के रूप में खड़ा था। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का विवरण पेश किया। बहन दीपशिखा की बेरहमी से हत्या, मां नीलिमा पर जानलेवा हमला और फिर फरार होने की कोशिश। सभी तथ्य एक एक कर सामने रखे गए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। उस क्षण जैसे उसकी जिंदगी का एक अध्याय पूरी तरह बंद हो गया। उधर मुरादाबाद के उस घर में सन्नाटा अब स्थायी हो चुका था। नीलिमा जब अस्पताल से वापस लौटी तो दरवाजे पर कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर वही दीवारें थी, वही फर्नीचर, वही कमरा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोना उसे उस दिन की याद दिला रहा था। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहां कभी दीपशिखा बैठकर काम करती थी, हंसती थी, अपने भाई से लड़ती थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी। नीलिमा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये सिर्फ एक मां के आंसू नहीं थे। ये एक ऐसी औरत के आंसू थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी, और अंत में उसी जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा घाव दे दिया। दीपशिखा का अंतिम संस्कार 7 मार्च को हो चुका था। मामा ने मुखाग्नि दी थी। जब चिता की आग धीरे धीरे बुझ रही थी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से करियर बनाया, जो अपने परिवार का सहारा थी, जो अपने भाई का ख्याल रखती थी, उसी भाई के हाथों उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जांच के दौरान जो तस्वीर सामने आई वो कई परतों में बंटी हुई थी। एक तरफ था असफल प्रेम, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और लालच, तीसरी तरफ परिवार के भीतर बढ़ता तनाव, और सबसे खतरनाक मानसिक असंतुलन जिसे समय रहते समझा नहीं जा सका। हार्दिक का डिप्रेशन धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ है। ये सोच धीरे धीरे एक जुनून में बदल गई।
और उसी जुनून ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। इस पूरे मामले में एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। नीलिमा ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया था वो किसी संघर्ष से कम नहीं था। पति के छोड़ जाने के बाद अकेले दम पर बच्चों को पालना, उन्हें पढ़ाना, उनके लिए हर मुश्किल से लड़ना। लेकिन एक मां की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह अपने बच्चों के भीतर चल रही हर लड़ाई को समझ नहीं पाती। हार्दिक के व्यवहार में बदलाव दिख रहा था। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अलग थलग रहना। लेकिन इन संकेतों को एक गंभीर खतरे के रूप में नहीं लिया गया और जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुरादाबाद में यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। लोग इसे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखने लगे। एक ऐसा उदाहरण जो ये बताता है कि मानसिक तनाव, असफल रिश्ते और पारिवारिक टकराव अगर समय रहते नहीं संभाले जाएं, तो वे किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठा हार्दिक अब शायद हर दिन उसी पल को दोहराता होगा। वह दरवाजा, वह चाकू और वह चीख। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक पल में लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सजा पूरी जिंदगी चलती है। और इस कहानी में एक बहन ने अपनी जान गंवाई, एक मां ने अपनी दुनिया खो दी और एक बेटा हमेशा के लिए एक अपराधी बन गया। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह उस अंधेरे की कहानी है जो धीरे धीरे इंसान के भीतर पनपता है और जब बाहर आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।